प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। NCERT साइंस 10th क्लास का 11th चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर है जी। प्यारे बच्चों जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। कोरोना चला हुआ है, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, अच्छी बात है। आप उन नियमों का पालन कीजिए, घर पे सुरक्षित रहें और साथ में फिज़िक्स का भरपूर आनंद लें, जिसके लिए आपको देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। और आप जो इतना प्यार प्रेम स्नेह लगातार देते जा रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही कंटिन्यूटी में बने रहिए हमारे साथ और हम इजीली सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इस कोरोना के दौरान सिलेबस की, उनको कवर अप कर लेंगे, उनसे बाहर आ जाएंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं। प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है ये, सबसे अच्छा कैमरा जिसको कह सकते हैं। आज तक जितने भी कैमरे डिज़ाइन किए गए हैं आर्टिफिशियली, उन सब से कई गुना बढ़िया क्वालिटी का जो हमारा प्रकृति ने हमारी को दिया हुआ है वो ह्यूमन आई नाम का एक कैमरा है, जिसकी पिक्सल्स की यदि बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल का ये कैमरा होगा। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम आसपास का जो कलरफुल वर्ल्ड हमारे पास होता है उसको इजीली देख पाते हैं। तो इसकी संभाल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो फिर दुनिया आधी अधूरी लगती है हमारे को, अंधेरा हमारे लिए दुनिया के अंदर हो जाता है। तो कभी भी आंखों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, ठंडे पानी से हमेशा इनको धोना चाहिए। इसका जवाब मैं आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। ह्यूमन आई को अब हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन आई जो है, इसकी स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके काम क्या क्या हैं, ये आज हम डील करेंगे जी। तो ह्यूमन आई एक स्फेरिकल शेप की बॉल होती है, स्फेरिकल शेप की, जिसका डायामीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है। स्फेरिकल शेप की होती है बेटा। ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ। लगभग स्फेरिकल शेप की है, जिसका डायामीटर जो है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू जब देखते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है बेटे, हमारे पास एक लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस। ये लेंस है जी। इस लेंस का नेचर होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ही होता है, कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकती है। ये फ्लेक्सिबल होता है बेटे, फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है। इस लेंस को आईबॉल के साथ कुछ मसल्स जोड़ती हैं, मसल्स होती हैं यहाँ पे। इन मसल्स का नाम होता है प्यारे बच्चों हमारे पास सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स लेंस को हेल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। इसके सामने बिल्कुल यहां पे सबसे बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली पतली मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है बेटे? कॉर्निया का नाम देते हैं। आंख अगर देखेंगे ना, बाहर एक पतली सी बारीक झिल्ली है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। जैसे बुक्स वगैरह होती हैं, बुक्स का फ्रंट कवर होता है, उस पर एक पतला सा पेपर चढ़ा होता है, कभी उतार के देखना उसको, पतला सा पेपर होता है। वैसे ही पतली सी झिल्ली, पतली सी मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट हमारी आंख के बाहर लगी हुई है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हमारे पास? इसको कॉर्निया बोलते हैं, जो बाहर के डस्ट पार्टिकल से हमारी आंख को प्रोटेक्ट करती है। फिर जब बात की जाए बेटे, यहाँ पे जो सफ़ेद पोर्शन आपको आंख का दिखाई देता है, मैं नज़दीक आ जाता हूँ ताकि देख सके। मेरी आंख का सफ़ेद पोर्शन जो आपको दिखाई देगा, ये सफ़ेद पोर्शन जो होता है, वाइट पोर्शन, ये वाइट पोर्शन यहाँ पे, इस वाइट पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है बेटे? स्क्लेरोटिक का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज स्क्लेरोटिक। अब और नज़दीक आता हूँ। मेरी आंख के अंदर सफ़ेद पोर्शन में आपको एक बड़ा सा ब्लैक सर्कल दिखाई देगा। इस ब्लैक सर्कल को क्या बोलते हैं? जो ब्लैक सर्कल यहाँ पे होता है सफ़ेद पोर्शन के आगे, ये ब्लैक सर्कल जो होता है, इसको क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास? दिस इज नोन एज आइरिस। आइरिस ये बोला जाता है, आइरिस। इसका काम क्या होता है आइरिस का? आइरिस का काम होता है प्यारे बच्चों हमारे पास
उस लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना जो हमारी आँख के अंदर प्रवेश करती है, जो आँख के अंदर जाती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी चमक को कंट्रोल करना, ये आइरिस का काम होता है। अब इस बड़े ब्लैक सर्कल में एक छोटा सा सर्कल और दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा, देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा सर्कल। वो जो छोटा सा सर्कल बिल्कुल सामने है इस लेंस के, यहाँ पे, दिस इज नोन एज प्यूपिल, इसको प्यूपिल बोलते हैं। और जो लाइट होती है, लाइट बाहर से जो प्रकाश होता है वो इस प्यूपिल के थ्रू ही क्रिस्टलाइन लेंस जो आँख का है इसके अंदर प्रवेश करता है बेटे। और यहाँ पे एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड भी यहाँ भरा होता है पानी जैसा, और उस लिक्विड को क्या नाम दिया जाता है बेटे? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। जब हम रोते हैं, आंसू निकलते हैं, तो वो आंसू की फॉर्म में जो लिक्विड बाहर आता है वो एक्वस ह्यूमर ही होता है बच्चों। ये था जी सामने का पोर्शन। अब सामने के पोर्शन में एक चीज और बचती है, ये पलक के बाल, ये बाल जो सफाई करते रहते हैं आगे आँख के हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये हैं, ये छोटे छोटे बाल, इनको क्या नाम दिया जाता है बेटा? इनको जो नाम देंगे वो आईलीड बोलेंगे हम, आईलीड। पलक के जो बाल हैं इनको आईलीड बोलते हैं। ये पीछे जो होता है बेटा, यहाँ पे सफेरिकल बॉल के ऊपर जो पीछे का पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन, दिस इज सेड टू बी रेटिना। ये रेटिना बोला जाता है। जो ये लेंस होगा क्रिस्टलाइन लेंस आँख का, ये जो भी ऑब्जेक्ट सामने है उसकी इमेज बनाता है, और इमेज कहाँ पे बनाएगा? इस रेटिना के ऊपर बनाएगा। और इस रेटिना के साथ कुछ नर्व्स जुड़ी होती हैं, कुछ कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, और उन नर्व्स को क्या नाम दिया जाता है बेटे? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि जो भी इमेज रेटिना के ऊपर बनती है वो सिग्नल या वो इमेज इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू किसको पहुंचाई जाती है बेटा? हमारे पास दिमाग को पहुंचाई जाती है। इस रेटिना के ऊपर, खुद के ऊपर भी दो प्रकार की नर्व्स होती हैं, दो प्रकार की सेल्स होती हैं। टू टाइप्स यहाँ पे सेल की प्रेजेंट होगी यहाँ पे, और वो दो प्रकार की जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उनके नाम होते हैं रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन्स। रोड्स जो होती हैं, रोड्स नाम की जो सेल रेटिना के पास हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी के प्रति सेंसिटिव होती हैं जी। किसके प्रति? इंटेंसिटी, चमक के प्रति सेंसिटिव होती है। और जो कोन्स होती हैं वो कलर के प्रति सेंसिटिव होती हैं, कलर के प्रति। वो बताती हैं कि ऑब्जेक्ट किस कलर का है। सी से कॉन्स, सी से कलर्स, तो इसलिए कॉन्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई आदमी होते हैं जिनको कलर्स के बीच में डिफरेंस करना नहीं आता, या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कलर्स के बीच में, तो यानी उनकी जो कॉन्स हैं वो खराब हो चुकी हैं। उनको केवल दो ही कलर दिखाई देते हैं, वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो उनकी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। वो किसकी वजह से? जब ये कॉन्स खराब हो जाती हैं तब। और जिनको ऑब्जेक्ट धुंधले दिखाई देते हैं, कई बार वैसे आंखें ठीक है लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखाई देता, चाहे वो दूर हो चाहे नज़दीक हो, तो फिर वो कौन कमज़ोर पड़ती हैं? वो ये रोड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। इस रेटिना के ऊपर एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं बेटे? येलो स्पॉट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बच्चों? येलो स्पॉट। और एक बहुत कम सेंसिटिव पॉइंट होता है, बिल्कुल कम सेंसिटिव पॉइंट, जिसकी संवेदनशीलता बहुत कम है, जिसको क्या नाम दिया जाता है बेटे? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब इनकी खासियत क्या होती है, येलो स्पॉट की और ब्लाइंड स्पॉट की? ब्लाइंड स्पॉट की खासियत ये होती है, यदि इस पे इमेज बनती है तो वो कभी याद नहीं रहती, कभी याद ही नहीं रहेगी वो इमेज, उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा हमारा दिमाग। और येलो स्पॉट पे जो इमेज बनती है वो कभी भूल नहीं सकते, वो कभी भूल नहीं सकते। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक लेटर, आप देखते ही बता देंगे ये तो ए है जी, ये लिख दूंगा तो मेरे लिखते ही आप बता दोगे तो बी है, क्योंकि इनकी इमेज हमारी येलो स्पॉट के ऊपर बनी हुई है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग में पहले ही फिट है इनका सिग्नल, मेमोरी
फील्ड है। तो इसलिए इनकी इमेज जो बनी हुई है इन लेटर्स की वो कहाँ पे है बेटे, येलो स्पॉट पे है। ब्लाइंड स्पॉट पे जो इमेज बनती है वो कभी याद नहीं रहेगी। जैसे सिलेबस पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं, तो पढ़ते टाइम जो इमेज बनती है हमारी वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है। ठीक है जी। तो आप कोशिश कीजिए आपकी इमेज पढ़ते टाइम येलो स्पॉट पे बने, तो कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में जो चीज़ आपने एक बार पढ़ ली। इसका सेंटर जो होता है ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का, उसको येलो स्पॉट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को बेटे विजुअल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विजुअल एक्सिस। क्या बोली जाती है बेटा, ये विजुअल एक्सिस। साथ में यहां भी एक लिक्विड भरा होता है, यहां भी एक दूसरे टाइप का लिक्विड होता है, और जो लिक्विड यहां होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विट्रस ह्यूमर। ये था। तो रोड्स और कॉन्स की मैं थोड़ी सी जिक्र तो और कर लेता हूं। जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, और जो स्नेक्स होते हैं, और एक तीसरे मुर्गे जो होते हैं, उनकी प्यारे बच्चों हमारे पास कॉन्स और रोड्स ह्यूमन के मुकाबले ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसी वजह से मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है। वो किस वजह से, क्योंकि उसकी रोड्स जो होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जो जैसे सूर्योदय होता है तो जो इंटेंसिटी थोड़ी सी आती है उसको भी वो उसकी आंखें डिटेक्ट कर लेती है और उसको लगता है कि सूरज उग चुका है। हमारी आंखें तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाई, उसकी आंखें डिटेक्ट कर लेती हैं। तो ये था बेटे हमारे पास ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जिक्र और करेंगे दोबारा से आइरिस का, और किसका बेटे, हमारे पास प्यूपिल का और इस क्रिस्टलाइन लेंस का। आइरिस जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी जो प्यूपिल के थ्रू क्रिस्टलाइन लेंस में एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, जब लाइट कम हो जाती है तो आइरिस जो है वो फैल जाता है, यूं फैलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंख में जाए और देखने में कोई परेशानी ना हो। जब बात की जाए बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, जैसे हम किसी बल्ब वगैरह की तरफ देख रहे हैं या सन की तरफ देख रहे हैं, तो ये आइरिस सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता है और प्यूपिल का साइज छोटा कर देता है ताकि कम से कम लाइट जाए, हमारी आंख को परेशानी ना हो। कई बार हम तेज रोशनी से, बहुत तेज रोशनी से एकदम डार्क रूम में चले जाएं तो हमारे को दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बाहर रोशनी ज़्यादा थी तो आइरिस सिकुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज छोटा था। अंदर आए तो वो छोटे साइज के साथ आया है और वहाँ पे इतनी लाइट नहीं है कि हम देख सके ऑब्जेक्ट्स को। फिर धीरे धीरे जो को ये हमारे पास आइरिस है वो प्यूपिल को नॉर्मल स्टेट के अंदर लेके आएगा और फिर हम उस कमरे के अंदर भी चीज़ों को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलियरी मसल्स की। तो सिलियरी मसल्स जो हैं ये इस क्रिस्टलाइन लेंस को हेल्ड करके रखती, पकड़ के रखती है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ चेंज करती रहती है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर ये सिलियरी मसल्स कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। जो लेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है अपनी, और ये फ्लेक्सिबिलिटी लूज नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है बेटे, हमारे पास ठंडे पानी से हमारे को आंखों को हमेशा धोना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से यदि धोंगे तो उतनी जल्दी ही फ्लेक्सिबिलिटी लूज करेगा ये लेंस। साथ में एक बात और, क्यों करता है ये फोकल लेंथ को एडजस्ट, क्योंकि हमें लेंस फॉर्मूला पता है 1/v - 1/u = 1/f। v इमेज कहां बननी चाहिए, हमेशा रेटिना के ऊपर, तो ये v तो फिक्स होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट नजदीक होगा, कोई बहुत ज्यादा दूर है, मींस u की वैल्यू लगातार चेंज करेगी। u की वैल्यू लगातार चेंज कर रही है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए फोकल लेंथ को भी कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा बेटे, चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब यहां पे एक डेफिनेशन आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन वो क्या होती है बच्चों, हमारे पास छोटी छोटी बातें 5-4 और बताई जाएंगी इसमें। पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। अब मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो लेंस हमारा है आंख का कन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, और इसकी यही एबिलिटी क्या बोली जाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोली जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिफाइंड एज द
एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजिशन की ऑब्जेक्ट की पोजिशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को अपने आप एडजस्ट करने की इसकी जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है जी, रिपीट करता हूं मैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इज नोन एज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके बाद आता है जी नियर पॉइंट, एक डेफिनेशन और, नियर पॉइंट एन। नियर पॉइंट क्या होता है? वो नजदीक से नजदीक का बिंदु जिसको हमारी आंख बिना किसी दबाव के इजीली देख सकती है। वो नजदीक से नजदीक का बिंदु जिसको हमारी आंख बिना किसी दबाव के देख सकती है, बिना प्रेशर फील किए देख सकती है, उस डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे बेटा जी हमारे पास? दैट इज नोन एज नियर पॉइंट। वो नज़दीक से नज़दीक का बिंदु जिसको हमारी आंख बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी की इजीली देखती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हमारे पास? नियर पॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट का आंख से डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है बेटा। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, जब अडल्ट की बात करते हैं, यंग एज की बात करते हैं तो। ठीक है जी, इसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब वो नज़दीक से नज़दीक का बिंदु या वो नज़दीक से नज़दीक की दूरी जिसको आंख बिना किसी परेशानी के देख पाई, वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। नॉर्मल ह्यूमन आई की यंग एज में या अडल्ट एज के अंदर जो वैल्यू है इसके लिए वो 25 सेंटीमीटर है। छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके लिए ये 5 से 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है बेटा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है उनके लिए इसकी वैल्यू 200 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती, 2 मीटर तक भी पहुंच जाती। यानी अगर वो 2 मीटर दूर से कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तब तो उनकी आंख कोई परेशानी फील नहीं करेगी, लेकिन 2 मीटर से कम यदि डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फिर उनकी आंख पे दबाव पड़ता है। तो इसलिए कभी नज़दीक करके किताबें नहीं पढ़नी चाहिए बेटा, कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी तो होनी चाहिए अपनी आंखों और बुक्स के बीच में। ठीक है जी। दूसरी एक बड़ी जनरल नॉलेज की बात यहाँ पे बताऊंगा मैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एज के साथ उसके जो ऑर्गेन्स हैं शरीर के वो डेवलप करते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। बट नोट करना एक बात, बच्चे के जन्म के समय जो साइज आई बॉल का था मरते टाइम तक वही रहेगा। आई बॉल का साइज नहीं बढ़ता कभी, यदि आंख खराब ना हो तो। जितना जन्म के समय आंख का साइज था मरते दम तक उतना ही रहेगा यदि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता है तब। तो इसलिए ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका एज के साथ हमारे पास ग्रोथ नहीं होती, ये कंप्लीटली ग्रो अप कहाँ होता है? प्रेगनेंसी के दौरान ही ग्रो अप होती बेटे। फिर आता है फार पॉइंट। फार पॉइंट, फार पॉइंट क्या होता है? जैसा कि नाम से दिख गया होगा आप लोगों को, फार पॉइंट वो दूर से दूर का बिंदु जिसको हमारी आंख इजीली देख सकती है। वो दूर से दूर का बिंदु, दूर से दूर का पॉइंट जिसको हमारी आंख इजीली देख सकती है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के, उसी को क्या बोलते बेटे? फार पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए अनंत दूरी पे होता है, तो इसलिए फार पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा आई से वो इनफाइनाइट होता है बेटे। क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट, अनंत दूरी होती है बेटे। फिर आती जी रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन क्या है? जैसे ये ह्यूमन आई है, ये तो है जिसका नियर पॉइंट, जिसकी दूरी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है, और फार पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच की जो ये सेपरेशन है, ये दूरी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को आंख इजीली देख सकती है, ये दूरी नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच, दिस रेंज इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेंज ऑफ विजन बोलते हैं हम। ठीक है जी।
अब आते हैं जी हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ आई, और वो डिफेक्ट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल ह्यूमन आई को ही डील करते ताकि आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल से। और फिर भी यदि कोई क्वेरी है आपकी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो पर्सनली आप इस व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं करें प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।